तो हम ग्रुप 15 का पार्ट कर रहे हैं कि ये नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा बचा हुआ था, इस नाइट्रिक एसिड को डिस्कस करते हैं। HNO3 की पहले मैं प्रिपरेशन बता रहा हूं। नाइट्रिक एसिड प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन। स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं इसका, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक पाई है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो 3 सिग्मा हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड का मतलब समीशन करोगे तो 3 आएगा। ये तो हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। जो पाई बॉन्ड है ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड है। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से आएंगे। 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, दैट मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का होगा। अगर कभी आपसे कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे नाइट्रोजन का, तब आप बोलोगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। प्लेनर स्ट्रक्चर है HNO3 का। तो मैं 1 बाई 1 करके तेजी से आपको इसकी प्रिपरेशंस बता रहा हूं। प्रिपरेशन अगर हम करते हैं HNO3 की, तो पहली जो प्रिपरेशन है इसकी, हम NaNO3 लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट। इससे ये Na हटाना है, H लाना है, तो उसके लिए एसिड लिया जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो हम यूज करें। H2SO4, H2SO4 से जब हम इसको रिएक्शन करते हैं तो ये आ जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये बन गया। साथ में बना Na2SO4 या NaHSO4, NaHSO4। इसको कर लोगे आप बैलेंस। नाइट्रिक एसिड बनाने का एक तरीका ये है सॉल्ट, ये है एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं सॉल्ट को, तो फॉर्मेशन होती है नाइट्रिक एसिड। अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत वाटर अवेलेबल रहता है। अब हमें इसे ड्राई करने की जरूरत आती है। कैसे ड्राई किया जाता है? कई बार क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी ड्राई HNO3, हाउ टू मेक ड्राई नाइट्रिक एसिड। जब ये HNO3 बन जाता है तो इसमें हम मिक्स कर देते हैं P2O5। P2O5 एक ऐसा एजेंट है जो ड्राइंग एजेंट कहलाता है, याद रखना इस बात। वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ये जो इसमें वाटर के ट्रेसेस पड़े रहते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है P2O5, डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट कहलाता है। तो यहां जो बचेगा HNO3, वो HNO3 एनहाइड्रस होगा विदाउट वाटर। एनहाइड्रस HNO3 विल फॉर्म हियर। तो जब भी कभी HNO3 बना लें तो बनाने के बाद उसको P2O5 के साथ डिस्टिल करते हैं ताकि बन जाए एक ड्राई या एनहाइड्रस या बिना वाटर वाला नाइट्रिक एसिड। विदाउट वाटर मतलब कॉन्सेंट्रेटेड भी आप कह सकते हो। इसको डाइल्यूट बोलोगे, इसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलोगे। वाटर तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। एक तो पार्ट ये हो गया हमारा। बी पार्ट अगर हम देखते हैं, दूसरा प्रिपरेशन क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसे हम बर्कलैंड आयड प्रोसेस बोलते हैं। बर्कलैंड आयड इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस है ये। अगर ये नाम से नहीं भी आया तो जो इसका इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आपने किया भी है। नाइट्रोजन को जब हम O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO बन जाता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक आर्क में किया जाता है रिएक्शन। इतना ज्यादा टेम्परेचर इलेक्ट्रिक आर्क में ही हो सकता है। ये हमने NO बना लिया। इस NO को, ये तो स्टेप 1 रहा बर्कलैंड आयड प्रोसेस का। स्टेप 2 में हम इस NO को जो बना है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन है जो कि पैरामैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन है सारे के सारे साथ साथ। पैरामैग्नेटिक होता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसमें है एक प्रेजेंट। अब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं, O2 के साथ रिएक्शन करते हैं। ये मैंने कराया था, लास्ट क्लास में कराया था। NO2 बन जाता है। ये जो बनता है ये भी आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। वेल, इस NO2 को, ये तो स्टेप 2 हो गया, NO2 बनाने वाला स्टेप हो गया। 3rd स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कर देते हैं NO2 को वाटर के साथ। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड जब वाटर से रिएक्शन करता है, एक बनता है HNO2, एक बनता है HNO3। जब हम इस NO2 को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर, डिस्प्रपोर्शनेट मतलब एक ऑक्सीडेशन नंबर +3 वाला कंपाउंड, एक ऑक्सीडेशन नंबर +5 वाला कंपाउंड बना। इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। एक ही मॉलिक्यूल जब 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में पहुंच जाता है, अब यहां नाइट्रोजन 4 पॉजिटिव ही 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, यानी लोअर में आ गया, और नाइट्रोजन 4 पॉजिटिव ही नाइट्रोजन 5 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, यानी नाइट्रोजन ही ऑक्सीडाइज हुआ, नाइट्रोजन ही रिड्यूस हुआ। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। वेल, ये सारी बात नहीं पता चलती तो 3 स्टेप आपको याद रखने हैं। बर्कलैंड आयड प्रोसेस, NO2 को O2 से रिएक्शन करके NO का ऑक्सीडेशन NO2 से फर्दर वाटर से रिएक्शन करके HNO3। अब ये जो HNO3 होता है ये सेपरेट कर लिया जाता है। HNO2 को फिर रिसाइकल कर लेते हैं। इस HNO2 को हम दोबारा से, ये HNO2 जो बच गया
इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं, हीट कर देते हैं। जब हम इसे हीट करते हैं तो एक NO बनता है, एक HNO3 बनता है, एक H2O बनता है। तो ये तो HNO3 हमारे काम का हो गया। इस NO को हम वापस इधर ले जाते हैं, पूरा सिस्टम होता है। उस NO को लाके फिर ऑक्साइड बना लिया, ऑक्साइड बना के फिर हाइड्रोलिसिस किया, फिर HNO2 HNO3 बना, HNO3 को अलग कर लिया, HNO2 को फिर इधर लाके हीट कर दिया, NO बना, HNO3 बना। ये ओवरऑल प्रोसेस है, बर्कलैंड आयड प्रोसेस, काम का प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नाम से नहीं भी आएगा तो रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में ये नाम से नहीं दिया है लेकिन रिएक्शंस दिए हैं इसके। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रोसेस होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, HNO3 बनाने का ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सुनते रहना अच्छी तरह से, ये सब पूछूंगा मैं अभी प्रिपरेशंस आप में से किसी से पूछूंगा ये कि कैसे किए। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में हम जो रॉ मटेरियल लेते हैं वो अमोनिया लेते हैं, NH3 लेते हैं। कैसे बनता है NH3? N2 से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज करके वाटर का बना लेते हैं। N2 जब इनको करते हैं तो पहले हेबर प्रोसेस से अमोनिया बना लेते हैं। ये जो अमोनिया बना है, एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है उससे इसको रिएक्शन करके यहां पर NO प्रोड्यूस कर लिया जाता है, साथ में वाटर अलग निकल जाएगा H2। ये NO वही वाला बना जो बर्कलैंड आयड प्रोसेस का था, लेकिन यहां स्टेप 1 अलग है। वहां नाइट्रोजन को O2 से रिएक्शन किया था, यहां अमोनिया को O2 से रिएक्शन किया। सेकंड स्टेप क्या होगा? ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बर्कलैंड आयड प्रोसेस। अब हम इस NO को फिर ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसको O2 से रिएक्शन कर लिया, रिएक्शन करके NO2 बन गया। NO2 से रिएक्शन करने के NO2 जो बना +4 ऑक्सीडेशन, इससे फिर उसी तरह से जो जैसे हमने पहले किया था 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इस कंपाउंड को यानी NO2 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं HNO3 में। कैसे कन्वर्ट होगा? NO2 प्लस वाटर रिएक्शन करने पर क्या बनेगा? HNO2 बनेगा, प्लस HNO3 बन गया। HNO3 काम का था, अलग निकाल लिया, बच गया HNO2। इस HNO2 को हीट किया, हीट करने पर NO बन गया, प्लस HNO3 बन गया। इस HNO3 को फिर अलग निकाल लिया, NO बचा रह गया। इस NO को यहां ले गए, दोबारा से यहां ले जा करके NO2 में कन्वर्ट कर लिया। फिर यही प्रोसेस रिपीटेड। तो दो प्रोसेस हैं, एक बर्कलैंड आयड प्रोसेस है, एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में बस। और एक में हम रॉ मटेरियल अमोनिया यूज करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, बर्कलैंड आयड प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल जो यूज कर रहे होते हैं वो नाइट्रोजन होता है। ये फर्क है। इसके बाद हम आते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज फ्यूमिंग HNO3? फ्यूमिंग HNO3 किसे कहा जाता है? फ्यूमिंग HNO3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हम नाइट्रिक एसिड में NO2 को डिसॉल्व कर देते हैं। नाइट्रिक एसिड लिया हमने HNO3, इसमें हमने बाहर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 डिसॉल्व कर दिया, मिक्स कर दिया। ये मिक्सचर, ये पूरा का पूरा मिक्सचर कहलाएगा फ्यूमिंग HNO3। इसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रेशन जब हम करते हैं, बेंजीन का नाइट्रेशन करते हैं, जैसे आपने फिनॉल पढ़ा है, फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं, जहां बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हमें रिक्वायर्ड होता है नाइट्रिक एसिड, वहां पर हम फ्यूमिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब भी हम चाहते हैं कि नाइट्रिक एसिड से वाटर हटा दें, तो नाइट्रिक एसिड से वाटर हटाने के लिए या तो P2O5 का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। इसके बाद अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ कैन वी ड्राई HNO3, हाउ कैन वी मेक HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, सेम क्वेश्चन है। तो अगर मैंने डाइल्यूट या एक्वस HNO3 लिया, ये एक्वस है,
और डाइल्यूट लिखा हो सकता है। डाइल्यूट मतलब वाटर मिला हुआ। इसमें मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग इन नेचर। सल्फ्यूरिक एसिड इज डिहाइड्रेटिंग इन नेचर। इस नाइट्रिक एसिड का वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेता है सारा का सारा। बचा क्या रह जाएगा, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। इस मेथड से कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लगभग लगभग 98% तक बन जाता है। सारा वाटर नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हम करते हैं नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड बनाने में। अब हम अगर आगे बढ़े, इसकी नाइट्रिक एक दूसरा मेथड तो मैंने बताया ही था, इसको ट्रीट कर देते हैं हम P2O5 के साथ। P2O5 कैन ऑल्सो एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम HNO3। वाटर में डाइल्यूट है तो मिक्स है होगा, वाटर मिक्सर बना हुआ होगा, ये P2O5 इससे रिएक्शन कर लेता है। P2O5 इससे रिएक्शन कर लेता है। ये सारा का सारा जो डाइल्यूट में से वाटर था ये एब्सॉर्ब हो गया, रिएक्शन करके H3PO4 बन गया। वाटर इसमें चला गया सारा, H3PO4 तो सेपरेट हो जाएगा। HNO3 नहीं हो पाता सेपरेट। इनफैक्ट सिर्फ डिस्टिलेशन से हम नहीं कर सकते सेपरेट इसको, क्योंकि एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ा है आपने, वेपर में चेंज नहीं हो पाता कॉन्सेंट्रेशन। रेशो जो लिक्विड में रहता है किसी एक टेम्परेचर पर, बॉइलिंग टेम्परेचर पर, वो वेपर्स उतने ही रहते हैं जितने लिक्विड में थे। तो सिर्फ हम डिस्टिल करके वाटर नहीं हटा सकते सारा, हमें अलग केमिकल मेथड यूज करने पड़ते हैं डिहाइड्रेशन के। वेल, ये एक प्रोसीजर है जो जहां से बीच बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। थ्योरी पता होना जरूरी है, कम से कम थॉरोली पढ़ी होनी जरूरी है, थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ा होना जरूरी होगा। इसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टी। ये प्रिपरेशन बताई, देखो मैंने 3 प्रिपरेशन बता दी, एक सॉल्ट का एसिड से रिएक्शन, एक बिर्कलैंडाइड प्रोसेस, एक ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब हम आते हैं HNO3 की प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज अगर हम बिल्कुल प्योर HNO3 की बात करते हैं, ताजा बनाया हुआ शुद्ध, कुछ भी जिसमें नहीं है, तो ये कलरलेस होता है, बिल्कुल पंजेंट होता है, बड़ी तीखी स्मेल होती है। पंजेंट का मतलब ये है, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड है, कलरलेस है। लेकिन अगर हम इस लिक्विड को थोड़ी देर, थोड़ा टाइम रख करके छोड़ देते हैं, बॉटल में रखा हुआ है HNO3, अगर कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ हो लैब में रखा हुआ देखने का HNO3, तो ये येलोइश दिखता है हमेशा। पुराना रखा होता है तो येलोइश सा होता है। होता क्या है कि जब HNO3 एक्सपोज करता है सनलाइट से, लाइट एक्सपोज हुई तो NO गैस अवेलेबल रहती है, NO2 सॉरी, ये NO2 गैस इसके साथ मिक्स्ड रहती, डिकम्पोज हो जाता है NO2 गैस में, NO2 एंड NO में। तो ये थोड़ी सी जो गैस इसके साथ मिक्स होती है, ये तो बिल्कुल प्योर तो 100% HNO3 होगा, कलरलेस होगा। लेकिन थोड़ी देर रख देने पर या सनलाइट से एक्सपोज कर देने पर ये येलोइश हो जाता है NO2 की प्रेजेंस की वजह से। अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि नाइट्रिक एसिड प्योर तो कलरलेस होता है, लेकिन थोड़ा पुराना रखा हुआ येलोइश हो जाता है या ब्राउनिश हो जाता है, तो अगर ये कोई क्वेश्चन आए तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NO2। NO2 जो होता है इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिज्म की वजह से ये कलर्ड कंपाउंड होता है। ये तो हो गई इसके एक तरीके से कह दो कि प्रॉपर्टी, हम रखने पर इसे डिकम्पोजिशन, इसका लाइट की प्रेजेंस में, अगर बिल्कुल डार्क में रखोगे तब नहीं होगा ये डिकम्पोज। दूसरा, हम इसका अगर एसिडिक नेचर करते हैं, एसिडिक नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती जाती है उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता जाता है। आपको अगर याद हो, बार बार बताता हूं मैं ये आंसर क्वेश्चन। HNO2
HNO3, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +5, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, स्ट्रॉन्गर एसिड, एसिड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा। बेस कौन है, बेस तो बेस है ही, लेकिन कुछ ऑक्साइड भी बेस होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कुछ कार्बोनेट भी बेस होते हैं, Na2CO3 इज बेसिक इन नेचर, कुछ बाइकार्बोनेट भी बेसिक होते हैं, NaHCO3। किसे कहते हैं बेस, सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक है, कैल्शियम ऑक्साइड बेस मेटल का ऑक्साइड है ना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक है नेचर में, सोडियम कार्बोनेट बेसिक कार्बोनेट है। ये सब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे क्योंकि नाइट्रिक एसिड नेचर में स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। HNO3 ने रिएक्शन किया, एसिड प्लस बेस क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, NaNO3, NaNO3 प्लस H2CO3 बनेगा, तो ये इसको H मिल गया क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड उसे कहते हैं जो H दे देता है। H अगर इसने दिया तो H2CO3 मिला, H2CO3 तो अनस्टेबल कार्बोनेट होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, CO2 में एंड वाटर में टूट जाता है, तो बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, यही काम कार्बोनेट के साथ करेगा। अब यहां अगर HNO3 से रिएक्शन करा दिया मैंने, HNO3 है, ये H देने वाला एसिड है, इसको H दिया तो क्या बना, H2CO3। यहां जो H2CO3 बना, ये H2CO3 क्या करेगा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होके क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O। मेन क्या बना प्रोडक्ट, NaNO3 सॉल्ट। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं बनेगा, CaO है, सॉल्ट बनना चाहिए यहां कैल्शियम का, कैल्शियम का सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, Ca वैलेंसी 2 है, NO3 ट्वाइस, प्लस साथ में क्या लिखोगे, वाटर लिखोगे, H2O। एसिड प्लस बेस HNO3, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल जब इसका एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए कहा जाएगा तो इस टाइप के रिएक्शन काम में आएंगे। कई बार क्या करता है ये, एसिड बेस रिएक्शन करने के साथ साथ, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यहां देखो इसमें इसने ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि नाइट्रोजन +5 में लेफ्ट में भी है, राइट में भी +5 में है, कोई ऑक्सीडेशन, ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन किए हैं हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं है, क्योंकि किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है किसी भी एलिमेंट का, ये एसिड बेस रिएक्शन, इनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स नहीं कहा जाएगा। कुछ एसिड बेस रिएक्शन लेकिन ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो जाता है, जैसे आयरन का ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है ये नेचर में, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन 2 पॉजिटिव है। ये HNO3 एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग भी है क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है ये, किससे लेगा, आयरन देने के लिए तैयार बैठा है। इससे पहले वाले में तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं था भाई, यहां कौन देता, सोडियम 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव थोड़ी बनाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव पहले से है, 3 पॉजिटिव थोड़ी बनाएगा, कार्बन अपनी 4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 पॉजिटिव थोड़ी बना सकता है कभी कार्बन, यहां कोई रिड्यूसिंग नहीं है। लेकिन इस केस में क्योंकि रिड्यूसिंग अवेलेबल है FeO, तो यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी साथ हो जाता है, FeO इज रिड्यूसिंग इन नेचर। यहाँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैल्शियम में तो नहीं आ पाती, सोडियम में तो नहीं आ पाती, लेकिन आयरन में हो सकती है, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव बन सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ये 5 पॉजिटिव से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई कंपाउंड बना देगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन यहां पर होने पॉसिबल है। ऐसे केस में मुझे आंसर क्या लिखना चाहिए, फेरिक नाइट्रेट FeNO3 थ्राइस 2 पॉजिटिव से आयरन 3 पॉजिटिव बनना, ये ऑक्सीडेशन हो गया। किसने किया, नाइट्रिक एसिड ने किया। नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस होगा, किस में होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, NO बनेगा। NO बनाने का मेथड है ये,
NO बनाते हैं इन मेथड से जब हम आयरन के वो ऑक्साइड या मेटल के वो ऑक्साइड जो नेचर में रिड्यूसिंग होते हैं, जब हम इनको रिएक्शन कर देते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो NO बन जाता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट बात है ये, एसिड बेस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम अगर एक रिएक्शन और इसका समझें जिसमें नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये थोड़ा सा इसको अगर फोकस करोगे तो बीच में ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं नाइट्रिक एसिड के कुछ रिएक्शंस, और साथ के साथ ये थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं कुछ एक लिमिटेड से मेटल के साथ। तो मैं इसकी डिटेल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं बड़ा इसको फोकस करके बड़े थोड़े से मेटल वेरी करके आपको मैं बता पाऊंगा। जैसे नाइट्रिक एसिड है HNO3, HNO3 को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। रिएक्शन किससे करना चाहते हैं हम? हेडिंग क्या लिख रहे हैं ऊपर? रिएक्शन विद मेटल्स, नाइट्रिक एसिड का मेटल से रिएक्शन। मेटल क्या? मेटल तो मेटल ही होता है। क्या मेटल? जैसे मैग्नीशियम, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे मैंगनीज, जैसे आयरन, जैसे जिंक, जैसे कॉपर एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। मेटल की एक खास बात होती है कि वो रिड्यूसिंग होता है नेचर में। मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। नाइट्रिक एसिड की खास बात यह है कि ये नेचर में ऑक्सीडाइजिंग है। जब ये मेटल से रिएक्शन करता है तो मेटल से जो रिएक्शन होंगे उसमें नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, मेटल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है, जब हम मेटल को किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन भी लिबरेट करता है। ये हाइड्रोजन किसी को जाके रिड्यूस करता है। ऐसे भी आप सोच सकते हो। एक बात ये भी सोच सकते हो, मेटल, मान लो कोई ऐसा है मेटल जैसे सोडियम है, इसको रिएक्शन करते हो आप एसिड के साथ, HCl के साथ, तो यहां पर हाइड्रोजन लिबरेट कर जाता है, H2 बन जाता है। तो मेटल यहां रिड्यूसिंग एजेंट है और H पॉजिटिव को भी रिड्यूस ये कर सकता है। H पॉजिटिव को रिड्यूस करके इसने H2 बनाया, जैसे HCl था एसिड, अब यहां H पॉजिटिव था। मेटल, मान लो सोडियम लिया आपने, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया सोडियम ने इलेक्ट्रॉन? H पॉजिटिव को दिया, तो H2 लिबरेट हुआ। ये काम यहां भी कभी हो सकता है। जब हम किसी मेटल से रिएक्शन कराएं, मेटल इलेक्ट्रॉन दे अपना, इलेक्ट्रॉन किसको मिले? नाइट्रोजन 5 पॉजिटिव की जगह H पॉजिटिव को मिले, तो H2 बन जाए। तो दो काम हो सकते हैं, यानी रिड्यूसिंग मेटल या तो H पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा या NO3 के नाइट्रोजन 5 पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा। ये काम हो सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हुए हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको। तो मैं कौन सा रिएक्शन आपको बता रहा हूं? रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड HNO3। बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है ये रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन 3 बातों पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन नंबर 1, नेचर ऑफ मेटल। नंबर 2, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3। नंबर 3, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर। हमने मेटल लिया, एक बार डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया, एक बार कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक, मेटल सेम लिया, तो अलग अलग प्रोडक्ट आ सकता है। हमने मेटल सेम लिया, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट लिया तो डाइल्यूट ही लिया, एक बार कोल्ड टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पर कर दिया, एक बार हाई टेम्परेचर पर कर दिया। हमने नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लिया, एक बार मेटल जिंक ले लिया, एक बार मेटल सोडियम ले लिया।
मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड का ज्यादा है या कम है, टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, इन बातों पर डिपेंड करेगा। तो जब नाइट्रिक एसिड से कोई भी मेटल रिएक्शन करता है तो बीच में बहुत सारे प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट बन सकता है। नाइट्रिक एसिड तो +5 में है, लेकिन लोअर वाले तो +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 तक हो सकता है नाइट्रोजन। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा किसी मेटल से, तो ये +5 से बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। ये NO2 भी बना सकता है, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ये NO भी बना सकता है, मतलब +2 में भी, इन बिटवीन और भी आएंगे, लेकिन मैं सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वही कर रहा हूं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ये N2O भी बना सकता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये अमोनिया NH3 भी बना सकता है, मतलब -3। तो HNO3 से मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए, 4 पॉजिटिव में आ गया, 4 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव में। लोअर जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जा रही है, मतलब नाइट्रिक एसिड कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करता चला जा रहा है। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 या 3 कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहा हूं इन रिएक्शंस को। मैं इनको 3 कैटेगरी में या 2 कैटेगरी में सिंपल करने के लिए कैटेगराइज करता हूं। अगर देखो हम मेटल लेते हैं, अगर मैंने मेटल का एक ग्रुप लिया, कोई सा इनमें से एक, इफ वी आर टेकिंग मेटल इज, या तो मैग्नीशियम है, या एल्यूमिनियम है, या मैंगनीज है, या जिंक है, या आयरन है, या लेड है। आपके लिए जो काम के हैं, अगर सारे इतने सारे नहीं भी याद होते तो जिंक प्लीज एक तो ये कर लेना, एक आयरन कर लेना। जिंक का पहला नंबर है क्वेश्चन आने का, अगर यहां से क्वेश्चन कहीं निकलेगा तो। अगर इनमें से कोई भी एक मेटल लेते हो, इनमें से कोई एक, सारे इकट्ठे मत मिला के ऐड कर देना, तो जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बाय प्रोडक्ट या तो NO2 बनता है, या N2O बनता है, या अमोनिया बनता है। वो डिपेंड करेगा डाइल्यूशन पर। अब देखो, मैं एक ये जिंक वाला ही एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे जिंक का रिएक्शन, ऐसे ही मैग्नीशियम का, ऐसे ही एल्यूमिनियम का, ऐसे ही मैंगनीज का, ऐसे ही लेड का, ऐसे ही आयरन का। लेकिन जिंक वाला पहले ही याद करना है। जिंक को जब हम रिएक्शन करते हैं, किससे? HNO3 से। HNO3 से रिएक्शन किया मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड, नॉर्मल टेम्परेचर लिया, ना हाई ना लो, टेम्परेचर डायमेंशन रख ही नहीं रहे हम। अब इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है, जिंक नाइट्रेट मिलता है, ZnNO3 ट्वाइस, 0 से 2 पॉजिटिव हो गया ऑक्सीडाइज। किसने किया? नाइट्रिक एसिड ने। ये खुद रिड्यूस होगा। यहां जो बाय प्रोडक्ट लिखना है, ये वाला लिखना, NO2 प्लस H2। अगर हम डाइल्यूट यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड, अगर हमने ये यूज किया डाइल्यूट HNO3, तो यहां भी जिंक नाइट्रेट तो मिलेगा ही, ZnNO3 ट्वाइस, 2 पॉजिटिव, 0 से 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडाइज हो गया। किसने किया? HNO3 ने। खुद रिड्यूस होगा, लेकिन रिड्यूसिंग प्रोडक्ट अलग होगा। यहां रिड्यूसिंग प्रोडक्ट जो होगा वो N2O होगा। ये N2O फर्दर डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस साथ में वाटर। N2O याद कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर हम बहुत डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, वेरी डाइल्यूट, 5 या 6 ml में 1 लीटर मान लो पानी हमने डाल के बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया HNO3, तो बाय प्रोडक्ट ही ध्यान रखना है, मेन प्रोडक्ट तो जिंक नाइट्रेट ही होगा, NO3 ट्वाइस। बाय प्रोडक्ट यहां बनता है अमोनिया प्लस वाटर। ये जो अमोनिया बना बेसिक है नेचर में, NH3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले ही रखा है, HNO3 से रिएक्शन करेगा, दोनों आपस में रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बना देंगे, NH4NO3। तो आंसर अगर कभी अमोनिया की जगह ये लिखा मिले तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। NH4NO3 मींस अमोनिया ही है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम ही है ना।
यहां भी -3 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई फर्क की बात नहीं है। अगर चलो कट शॉर्ट करना चाहते हो तो पहले वाला याद कर लेना, दूसरे वाला तीसरे वाला कर लेना। अगर आप एलिमिनेट करोगे तो ये एक और एक ये दो रिएक्शन तो कर ही कर लोगे याद बड़ी अच्छी तरह से। आयरन भी सेम, अब मैं आयरन ले लेता हूं मान लो यहां, तो आपको कुछ नहीं करना, आयरन नाइट्रेट NO2H2 सेम कंडीशन, आयरन के साथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, आयरन नाइट्रेट, क्या लिखोगे, आयरन से आयरन 3 पॉजिटिव नाइट्रेट, फेरिक नाइट्रेट की बात हो रही है। और क्या बनाओगे साथ में, साथ में बनाओगे अमोनिया, सेम कंडीशन, सारे मेटल एक ही रिएक्शन देंगे, तो सब कैटेगराइज करके हम इसे सोच सकते हैं कि हम बाय प्रोडक्ट क्या लिखेंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है रिएक्शन जो कि कॉपर वाले ग्रुप का है, यहां तो जिंक का कर लो आप, पहले नंबर पर बस जिंक वाला याद कर लो। देखो रिड्यूस करते करते कम करते करते मैंने इतने सारे मेटल का जिंक का छोड़ दिया, बस जिंक के दो रिएक्शन करना, ये और एक ये, बोर्ड में इससे बाहर नहीं आएगा। दूसरा, अगर हम रिएक्शन करते हैं कॉपर के मेटल के साथ, जैसे हमने ये जिंक लिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन, ऐसे हम कॉपर के साथ कर पाएंगे। अब कॉपर जैसे है, जैसे कॉपर रिएक्शन करता है ऐसे ही मरकरी करता है, मतलब मेटल मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। अब देखो अभी मैंने बताया कि मेटल पे डिपेंड करता है ना, डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर पर डिपेंड, 3 चीजों पर डिपेंड करता है। तो अब जो मैं मेटल यूज कर रहा हूं वो यूज कर रहा हूं मेनली या तो कॉपर या मरकरी या सिल्वर। अगर ज्यादा बोझ दिमाग पे, छोटे से दिमाग पे नहीं रखना चाहते हो तो कॉपर तो याद रखना ही रखना पड़ेगा, लेकिन जो कॉपर रिएक्शन देगा वही मरकरी देगा और वही सिल्वर देगा। बोला मैंने सिल्वर, लिख दिया मैंने मरकरी। चलो सुधार ली गलती, जब गलती हो जाए तो बस एक बात करो कि उसे सुधार लो। अब यहां पर जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो या तो NO2 बनता है, उसमें भी बना था, या NO बनता है। कॉपर के साथ मैं दो ही कंडीशन के रिएक्शन बता रहा हूं। जब कॉपर लेते हैं हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्शन करते हैं HNO3 से, और इसको हीट भी करते हैं, टेम्परेचर भी फैक्टर 1 आ गया, तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, ये तो कुछ अलग है ही नहीं किसी में। सॉरी, ट्वाइस, कॉपर 2 पॉजिटिव, 0 से 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो गया, किसने किया, नाइट्रिक एसिड ने किया। बस ये याद रखना है आपको, यहां बाय प्रोडक्ट जो बनता है वो NO2 बनता है, ये याद रखना। साथ में वाटर तो मिलेगा ही, H2O, हीट करने पर नाइट्रिक एसिड के साथ। जब हम रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट HNO3 से एंड कोल्ड कंडीशन, टेम्परेचर भी फैक्टर है, डाइल्यूट किया, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, CuNO3 ट्वाइस, 2 पॉजिटिव, 0 से 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन किसने किया, बाय प्रोडक्ट वेरी करेगा, HNO3 से बन जाएगा NO। यहां जो हमें बाय प्रोडक्ट लिखना है NO याद रखना, बस ये दो बातें याद रखना, वाटर तो मिलेगा ही बाय प्रोडक्ट। हम क्या बोल रहे हैं, जब भी हम नाइट्रिक एसिड को कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो दो तरह से रिएक्शन होता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करेगा, हीट करने पर NO2 बन जाएगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करेगा और NO बन जाएगा। पहले केस में NO, नाइट्रेट तो सभी केसेस में आंसर मिलना ही चाहिए। नाइट्रिक एसिड का एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने आपको बता दी। दो टाइप के मेटल से किया रिएक्शन हमने, एक जिंक एक कॉपर, ऐसा जिंक करेगा ऐसा ही मैग्नीज करेगा, ऐसा ही मैग्नीशियम करेगा, ऐसे ही आयरन करेगा, ऐसे ही लेड करेगा, जैसे कॉपर करेगा ऐसे ही मरकरी करेगा, ऐसे ही सिल्वर करेगा। लेकिन कॉपर का याद रहा आएगा, कॉपर पहली जो कंडीशन है वो कॉपर की। अब एक टाइप के और मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स को कहते हैं हम नोबेल मेटल्स। नोबेल नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल शांत, अनरिएक्टिव, पैसिव, रिएक्शन ना करने वाले,
जिनके रिएक्शन कराना बड़े जोर लगा के पॉसिबल है। नोबल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, ये रिएक्शन नहीं करते, इन पर कोई रस्टिंग नहीं होती। इसीलिए तो गोल्ड बड़ा प्रेशराइज होता है, कैसे भी रख दो, कहीं भी छोड़ दो, किसी भी, वो खराब ही नहीं होता है। आयरन क्यों इतना महंगा नहीं होता है, अवेलेबल बहुत ज्यादा है, और स्ट्रांग बिल्कुल होता है, लेकिन रस्टिंग हो जाती है, और थोड़ा बहुत बारीक लेवल पे वर्क नहीं कर सकते, ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते हैं आयरन से। गोल्ड पे बहुत फाइन लेवल पर वर्क किया जा सकता है। दूसरा मेन बात यह है कि खराब नहीं होते हैं ये मेटल, क्योंकि रिएक्टिव नहीं होते हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, गोल्ड की बनाई जाती है, और प्लेटिनम ज्वेलरी भी होती है, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं जिसको। और इरिडियम तो और भी अप्रोच से बाहर ही है, बिल्कुल आम आदमी के, बहुत ज्यादा प्रेसाइज मेटल होता है। तो ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेंगे। नाइट्रिक एसिड HNO3 से ये मेटल अगर मिक्स कर दिए जाएं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। लेकिन जब ये नोबल मेटल्स, इन मेटल्स को क्या कहा जाता है, नाम से आएगा नोबल मेटल से। जब ये नोबल मेटल रिएक्शन करते हैं एक्वा रेजिया से, एक्वा रेजिया क्या चीज है, ये एक नाइट्रिक एसिड एंड HCl का मिक्सचर है। ये दोनों आपस में मिलकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग है, बिल्कुल करेक्ट है बात, लेकिन जब ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। और जब हम इनको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिक्स करते हैं, 1 पार्ट हम ये लेंगे, 3 पार्ट हम ये लेंगे, 3 गुना, अगर ये 1 ml लिया तो 3 ml कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, इसके साथ हीट किया जाना चाहिए। एक्वारेजिया बनाने का क्या तरीका है, जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 3 गुना HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हीट किया जाता है तो ये एक्वारेजिया बन जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक नेसेंट हाइड्रोजन मौजूद रहता है। क्या चीज है ये नेसेंट हाइड्रोजन, एक टाइप का कंपाउंड बनता है HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इन्होंने आपस में रिएक्शन किया, हीट करने पर NOCl बनता है। इसको हम नेसेंट क्लोरीन Cl को अलग लिख दें, NO को अलग लिख दें, ऐसा कर सकते हैं। ये एटॉमिक टाइप एक क्लोरीन है जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, और तेजी से इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग होगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ NOCl, दिस एक्वारेजिया इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। नेसेंट क्लोरीन के कारण ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि एक्वारेजिया कैसे बनाते हैं, आपको पता चल गया। एक्वारेजिया क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में मिक्स करते हैं तो NOCl बन जाने के कारण ये ऑक्सीडाइजिंग होता है। NO ये तो फिर भी एग्जिस्ट कर जाता है अकेला, Cl नहीं कर पाता एग्जिस्ट, ऑड इलेक्ट्रॉन है, सो कॉल्ड फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी बड़ी तेजी से एब्जॉर्ब करेगा। प्लेटिनम जैसे मेटल से कर सकता है, गोल्ड जैसे मेटल से कर सकता है, क्योंकि ये खुद बहुत रिएक्टिव है, तो इनको ऑक्सीडाइज कर देता है जब हम मिक्स करेंगे। बाय प्रोडक्ट यहां पर क्या मिलेगा, हमें वाटर मिल जाएगा, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल की तरह से ये भी डिकम्पोज होकर बनाता है। ये तो Cl नेसेंट क्लोरीन हम इसे लिखेंगे। वेल, अब अगर मैं इसका रिएक्शन करा देता हूं गोल्ड या प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम जो कि नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा था, अब इस HNO3 प्लस HCl से रिएक्शन कर लेगा। ये दोनों आपस में मिक्स होके क्या बनाएंगे, मिक्स होके बनाएंगे ये
क्लोरीन एक नेसेंट, नेसेंट क्लोरीन का मतलब फ्री एटम। जब ये क्लोरीन रिएक्शन करेगा प्लेटिनम के साथ तो बना लेगा PtCl4। ये PtCl4 फर्दर इस HCl के साथ जो एक्वारेजिया में बचा हुआ है रिएक्शन करके H2PtCl4 बना लेगा, जो कि सॉल्युबल है, सॉरी H2PtCl6। ये जो बना ये है सॉल्युबल, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे प्लेटिनम इज सॉल्युबल इन एक्वारेजिया। इसके बेसिक्स जो हैं वो एनसीईआरटी में गिवन है। एक्वारेजिया वगैरह आपको ये पता होना चाहिए। जैसे गोल्ड लिया हमने, सिल्वर लिख दिया, फिर सिल्वर लिख रहा हूं। गोल्ड आजकल बड़ा महंगा हो रहा है ना, धनतेरस आने वाला है। गोल्ड प्लस HNO3 प्लस HCl दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, Cl बनाएंगे। ये Cl गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, Cl ने रिएक्शन किया, AuCl3 बन गया। AuCl3 ने फिर HCl से रिएक्शन किया, AuCl3 प्लस HCl क्या बन जाएगा, HAuCl4। कॉम्प्लेक्स होता है ये, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बनते हैं ये सॉल्युबल है। इतनी आसानी से गोल्ड डिसॉल्व नहीं होता किसी भी चीज में, एक्वारेजिया जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो पाता। तो ये 2-3 मैंने रिएक्शन बताए, 3 टाइप के मेटल से रिएक्शन, एक जिंक से, एक कॉपर से, एक नोबेल मेटल से। ये 3 रिएक्शन आपको मैंने डिस्कस किए। अब हम इसके बाद नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे हैं। नाइट्रिक एसिड का मेटल से हमने रिएक्शन किया। नाइट्रिक एसिड के अब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है। एक रिएक्शन बताया मैंने अभी तक सिर्फ आपको, वो रिएक्शन है मेटल के साथ। दूसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नॉन मेटल्स। क्या होते हैं नॉन मेटल्स? भाई सल्फर नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, और क्या है, फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक मेटलॉइड है, चलो नॉन मेटल की तरह से भी बिहेव करता है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन नॉन मेटल्स हैं, ये हो सकते हैं। तो कम से कम सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, अब ये नॉन मेटल है। नाइट्रिक एसिड तो ऑक्सीडाइजिंग है, इनसे भी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये सब के सब रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होंगे। ये सब रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। यहां सल्फर ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, फास्फोरस ऑक्सीडाइज होगा, आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा। कौन करेगा ऑक्सीडाइज? नाइट्रिक एसिड करेगा। HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करेगा, HNO3 ऑक्सीडाइज कर देगा। HNO3 फास्फोरस को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंचाने वाला है, खुद लोअर में आएगा। यहां अलग अलग प्रोडक्ट नहीं, यहां सिर्फ NO2 प्रोडक्ट जो बाय प्रोडक्ट हैं। सल्फर का तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन जाता है जो वाटर से रिएक्शन करके बना लेगा H2SO4 +6 में पहुंच गया। ये कहां 0 में था, इसकी ये हालत किसने की? नाइट्रिक एसिड ने। +5 में था, खुद ये +5 से लोअर में आएगा, किसमें आ जाएगा, NO2 में आ जाएगा, वाटर बन गया। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एसिड H2CO3, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का एसिड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का एसिड H2SO4। बाय प्रोडक्ट क्या लिखोगे, NO2 प्लस वाटर लिख दोगे। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करेगा, P2O5 बनेगा, P2O5 का एसिड H3PO4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस NO2 प्लस वाटर। आयोडीन, आयोडीन का ऑक्साइड बना, ऑक्साइड का स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सो एसिड होगा वो HiO3 या HiO4 बन जाना चाहिए, प्लस NO2
प्लस H2O, 0 से +7 में पहुंच गया, +5 में भी आ जाता है। अगर हम बहुत प्रोलॉन्ग रिएक्शन नहीं करते तो +5 भी बन सकता है। HiO3 यहां +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर याद हो तो ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑक्सो एसिड में हेलोजन। ये नॉन मेटल्स के साथ मैंने रिएक्शन आपको बता दिया, नॉन मेटल से अलग अलग तरीके से। मेटल, दोबारा सोचो, मेटल से रिएक्शन किया, 3 रिएक्शन थे बस मेटल से, जिंक से, कॉपर से, नोबल मेटल से। नोबल मेटल 3 थे, कॉपर के साथ 3 थे, कॉपर खुद, एक मरकरी, एक सिल्वर, और अगर हम जिंक के साथ चेक करते हैं तो आयरन था, आयरन जैसा रिएक्शन जिंक देता है, और मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये बिल्कुल बिहेव करते हैं ऐसे जैसे जिंक करता है। कुछ रिएक्शन ऐसे भी हैं जो कंपाउंड्स के होते हैं। ये तो मेटल नॉन मेटल की बात हो गई। नॉन मेटल कौन कौन से किए? फास्फोरस किया हमने, कार्बन किया, सल्फर किया। सल्फर से क्या बनाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड या H2SO4। कार्बन से क्या बनेगा? H2CO3। आयोडीन से क्या बनेगा? HiO3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड। अब ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हम, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपाउंड्स का। ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड H2S कॉमन कंपाउंड लेते हैं जो अपनी ऑक्सीडाइजिंग ही है। रिएक्शन तो देखो सारा, ये रिड्यूसिंग तो होगा नहीं। H2S सल्फर डाइऑक्साइड आ जाते हैं, ये वाले रिएक्शन भी आ जाते हैं। और FeSO4 लिखा हुआ है सिलेबस में। नाइट्रिक एसिड जब से मैंने सिलेबस में लिखा देखा है तब से मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि नाइट्रिक एसिड से एक क्वेश्चन आएगा इस बार। पता नहीं क्यों लग रहा है। लेकिन H2S को जब हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3, ये HNO3 अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो सल्फर बन जाता है -2 से 0, ऑक्सीडाइज हो गया कम से ज्यादा। बाय प्रोडक्ट पे बस ध्यान देना है, H2O + NO2। ये तो बात कॉन्सेंट्रेटेड के साथ थी, लेकिन यही रिएक्शन सेम अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से कर दें तो सल्फर ही बनेगा, H2O ही बनेगा, बाय प्रोडक्ट NO बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पहले से +4 में है तो +6 में ही जाएगा ये तो। जब हम HNO3 से रिएक्शन करते हैं और ये HNO3 डाइल्यूट होता है तो यहां सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड का एसिड कौन सा है? H2SO4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। साथ में बनेगा NO, डाइल्यूट के साथ NO, एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से H2SO4 +H2O, नहीं ये तो H यहां पर आ गया, NO2। FeSO4 के साथ भी दो सेम रिएक्शन हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड डाइल्यूट HNO3। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे अलग अलग तो कॉन्सेंट्रेटेड के केस में आयरन सल्फेट तो बनेगा ही, FeSO4 Fe2SO4 थ्राइस +NO। कॉन्सेंट्रेटेड के केस में NO2 एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में NO। साथ में क्या लिखूंगा मैं? Fe2SO4 थ्राइस along with H2। बस एक बात जो आपको इन सारे केसेस में ध्यान रखनी है, देखो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं तब जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है NO2 मिल रहा है, NO2 मिल रहा है, NO2 मिल रहा है।
और जब हम यूज कर रहे हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तब NO मिल रहा है प्रोडक्ट। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में NO प्रोडक्ट मिल रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के केस में बाय प्रोडक्ट। ये तो ऑक्सीडेशन है ही इसका, अगर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग है तो ये तो रिड्यूस होगा ही, खुद नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होगा, और जो सल्फर है वो ऑक्सीडाइज होके -2 से 0, +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहां पर आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन 3 पॉजिटिव, किसने किया ये ऑक्सीडेशन? ये नाइट्रिक एसिड ने किया, HNO3 ने किया। ये टोटल रिएक्शंस हैं HNO3 के, सारे जितने रिएक्शंस थे वो हो गए। अभी मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं 5 मिनट का, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगा आगे कंटिन्यू करने के लिए। पानी वानी पी लेना 5 मिनट तक, और सीट छोड़ करके थोड़ा घूम लेना। 5 मिनट के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसे। जो हम ये HNO3 कर रहे हैं, इसमें NO3 नेगेटिव प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम NO3 नेगेटिव। नाइट्रिक एसिड का एक पार्ट है, तो ये किसी सॉल्ट में भी तो हो सकता है ना, नाइट्रेट तो HNO3 में भी है, और सॉल्ट जैसे NaNO3 है, या अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, ये सॉल्ट सॉलिड है, इस सॉलिड में अवेलेबल होगा NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ये अवेलेबल होगा। तो नाइट्रेट का टेस्ट किया जाता है लैब में, जिसको हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो नाइट्रेट का टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन रिंग टेस्ट। ये टेस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या करते हैं, पाउडर सा दिया होता है लैब में, बिल्कुल एक थोड़ा सा पाउडर, उसमें आपको ये बताना है कि नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, यानी नेगेटिव पार्ट सॉल्ट का, पॉजिटिव पार्ट से कुछ लेने देना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में इस सॉल्ट को ले लेते हैं जिसमें हमें बताना है कि नाइट्रेट प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। हम ढूंढ रहे हैं कि इसमें नाइट्रेट है या नहीं। इसका हमने सोल्यूशन ले लिया एक्वस, यानी हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर लिया। ये जो सॉल्ट था, इस सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बना लिया, जिसको हमने कहा एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। फिर हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर दिया, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद हमने इसमें फर्दर ऐड कर दिया फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिया, मतलब ये रखा हुआ यूज नहीं करना है, खराब हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लिया। फिर ऐसा करने के बाद हमने इसमें 2 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपर की मदद से ऐड कर दिए। यहां एक ड्रॉपर लिया, उस ड्रॉपर से 2 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ऐड किए। जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, ऐसे ही यहां पर एक डार्क ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है। टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के साथ डार्क ब्राउन कलर का रिंग का बनना इंडिकेट करता है कि यहां पर NO3 नेगेटिव प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्रेजेंट है। ये है नाइट्रेट का टेस्ट। जहां भी सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करेंगे, बहुत केयरफुली ऐड करना पड़ता है। केयरफुली का मतलब इसे बिल्कुल शेक नहीं करना होगा जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। तो जहां 2 लिक्विड का जंक्शन होगा, वहीं पर फॉर्मेशन होगी इस ब्राउन रिंग की।
तो ये मैंने प्रोसीजर बताया। प्रोसीजर क्या है, कैसे याद करना पड़ेगा आपको प्रोसीजर? हमने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया एसिड, डाइल्यूट एसिड अभी ऐड किया, शुरू में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। फिर हमने इसमें ऐड किया फेरस सल्फेट FeSO4, 2 पॉजिटिव वाला, फेरस नॉट फेरिक। फिर हमने इसमें 1 या 2 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया। ये सारी चीजें 1 बाय 1 मिक्स करने के बाद फॉर्मेशन अगर हो गई एक ब्राउन रिंग की, ब्राउन रिंग इन टेस्ट ट्यूब, तब ये बोला जाता है कि ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, नाइट्रेट का टेस्ट किया जाता है। और ये नाइट्रेट का टेस्ट में जो बनता है वो केमिकल रिएक्शन तो मैं बताऊंगा ये भी आपको। ये है प्रोसीजर। अब आते हैं हम इसके बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन पर। ये केमिकल रिएक्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये केमिकल रिएक्शन जो कि हमें जरूर याद करने हैं। कैसे? ये जो सॉल्ट था इसमें NO3 नेगेटिव तो हो गई, तभी तो टेस्ट पॉजिटिव आया। सॉल्ट कुछ भी है, जैसे NaNO3 लिया, तो जब हमने इसमें कोई डाइल्यूट एसिड ऐड किया होगा, जब वो सोल्यूशन पहली बार बनाया था इस सॉल्ट का, तो डाइल्यूट H2SO4 लिया गया था, तो HNO3 बन गया होगा यहां। इस सॉल्ट से HNO3 बाय प्रोडक्ट कुछ भी बने, मान लो NaHSO4 बन गया तो बनता रहे, इससे कुछ मतलब नहीं है, मुझे HNO3 से मतलब है। ये HNO3 जो बन गया, ये इस फेरस सल्फेट के साथ जो हमने बाद में दूसरे नंबर पर ऐड किया था ना, ये जो फेरस सल्फेट ऐड किया था, ये वाला देखो, इसकी बात हो रही है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या मौजूद है इसमें? नाइट्रिक एसिड, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट ने किया रिएक्शन किसे? HNO3 के साथ, FeSO4, 2 पॉजिटिव है। बस ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान देना, याद रखना आसान होगा, ऑक्सीडेशन नंबर पर भी बेस क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमने इसमें ऐड तो पहले से ही कर रखा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, बाद में भी 1 ड्रॉप ऐड किया गया था, वो बाद की बात है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तीनों मिल करके, तब इसमें बन जाता है फेरिक सल्फेट FeSO4 थ्राइस एंड Fe2, 2 पॉजिटिव से ये बन गया 3 पॉजिटिव। ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो HNO3 रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर के बनता है यहां NO। यही काम का है हमारे, जिसे आगे बढ़ाएंगे हम। साथ में H2O मिला, इसको यहीं छोड़ देंगे। ये जो NO बना, ये NO फर्दर रिएक्शन करेगा इस फेरस सल्फेट के साथ। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका सारा तो कंज्यूम होगा नहीं, इसमें कुछ बचा रहेगा। ये अब इस बचे हुए FeSO4 के साथ कौन रिएक्शन करेगा? जो इसी रिएक्शन में NO बचा बना है, FeSO4, और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स ही ब्राउन रिंग है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये क्या बनेगा? ये आयरन होगा। ये साथ में इसके NO होगा, ऐसे लिखूंगा मैं। फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाएगा, सल्फेट जो बचा हुआ है इसके बाहर लिखा जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स लिखने के तरीके अलग होते हैं, जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, वैसे भी आ सकता है, वो भी मैं बता रहा हूं
कैसे आ सकता है? इसे वाटर की प्रेजेंस में ये सारा कुछ हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NO प्लस FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो FeNO H2O 5 SO4। मैंने यहां NO के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल और बढ़ा दिए बस। ये भी ब्राउन रिंग ही है, या तो आप ब्राउन रिंग को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो जैसे ऊपर लिखा है, तो या तो ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा। ये कलेक्टिवली रिएक्शन मुझे कैसे लिखना चाहिए, ये सारे स्टेप याद करने पड़ेंगे भाई। आज की डेट में जितने भी रिएक्शंस मैंने कराए हैं आपको, उनमें अगर मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकाल के आपको बताऊं, तो वो जिंक वाला रिएक्शन है, वो कॉपर वाला रिएक्शन है मेटल HNO3 से, और एक ये सबसे पहले नंबर पर नाइट्रिक एसिड का टेस्ट HNO3 या NO3 नेगेटिव का टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो आज की डेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है जो सामने अब मैं करा रहा हूं। इस सारे रिएक्शन को अगर कभी शॉर्ट में लिखा हुआ देखना चाहते हो, तो हम इसे पूरे रिएक्शन को कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं FeSO4 स्टेप वाइज अलग अलग ना करके, NO नाइट्रिक एसिड FeSO4 से जो बना, H2O, और साथ में FeNO लिख भी दिया था मैंने अभी, ये H2O5 साथ में SO4। काम की बात जो है इसमें यह है कि यहां पर इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1। आयरन यहां 2 पॉजिटिव है, यहां 1 पॉजिटिव। ये NO जो होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये 1 पॉजिटिव हो जाता है, NO भी पॉजिटिव 1 हो जाता है। वाटर पूरा न्यूट्रल है, ये 1 पॉजिटिव, ये 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव हो गए पूरे पर, SO4 पर एक पर 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा आपको जिस तरह से मैंने ये आपको रिप्रेजेंट करके बताया। तो अगर कभी टेस्ट की बात की जाएगी, तो आप ये इक्वेशन कहीं ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकती है, इससे पहले वाली इक्वेशन आपको ये सारी देखने को मिल सकती हैं, या एक और आयनिक फॉर्मेट भी मिलता है रिएक्शन का। जो आयनिक फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो कैसा होगा। NO3, ये हैं सब एक ही रिएक्शन, लेकिन नाइट्रेट ऐसे लिखा मिल सकता है आपको। आयरन 3 पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव, फेरस है क्योंकि, साथ में एसिड की प्रेजेंस, H पॉजिटिव की प्रेजेंस। तो हम इसको क्या लिखेंगे? आयरन 3 पॉजिटिव प्लस NO प्लस H2O, बैलेंस कर लेना आप इसे, कर ही लो। 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, आयरन तो 3 हो जाएंगे। NO3 अगर ये है तो NO3 ही रहा, H लिखने पड़ेंगे हमें, यहां अगर 2 और एक 3 है तो यहां लिखने पड़ेंगे 4। ये बैलेंस कर ली मैंने इक्वेशन। अब अगर ये NO को आगे रिएक्शन करना है तो यहां लाओगे। NO किससे रिएक्शन किया इसको? Fe H2O। ये आयरन 2 पॉजिटिव ही है, कुछ नहीं है, ये बस आयरन 2 पॉजिटिव वाटर से घिरा हुआ है। ऐसा है ये कि आयरन 2 पॉजिटिव आयन को 6 वाटर मॉलिक्यूल ने घेर रखा है, हाइड्रेटेड कहेंगे हम इसे। H2O 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 सराउंड कर रखा है, तो ये मैंने इकट्ठे 6 लिख दिए NO। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना इसे दे के 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, यहां बनेगा आयरन NO वाटर 5, एक वाटर हट गया,
एक NO पॉजिटिव ये वाला, एक ये वाला पॉजिटिव, दोनों मिला के 2 पॉजिटिव हो गए, प्लस साथ में क्या लिखा मैंने, वाटर मॉलिक्यूल को कर दिया अलग। ये वाली इक्वेशन एनसीईआरटी में गिवन है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसलिए मैंने पहले सिंपल करके बताई आपको, वो इससे पहले वाली डायरेक्ट ये समझ आनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। एनसीईआरटी में ये इक्वेशन गिवन है, जबकि यूजुअली हम समझने के लिए जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के साथ इनको हम टैली कर सकते हैं। नाइट्रेट आयन का टेस्ट, तो मैंने अभी आज आपको क्या क्या बता दिया। नंबर 1 नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, नंबर 2 प्रॉपर्टीज, नंबर 3 टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। क्या नाम है इस टेस्ट का, ब्राउन रिंग टेस्ट। जो कंपाउंड ब्राउन रिंग टेस्ट में बनता है वो ये है जो सामने लिखा है, ये वाला कंपाउंड बनता है। या सल्फेट जोड़ दो इसके साथ, 2 पॉजिटिव को 2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव से न्यूट्रल करके लिख दो। यहां तो नहीं, क्योंकि इधर लेफ्ट में सल्फेट नहीं है, यहां लिखा मैंने ये ब्राउन रिंग, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, या फिर इसके अलावा ब्राउन रिंग ये वाला कंपाउंड भी हो सकता है। ब्राउन रिंग टेस्ट प्रोसीजर भी याद करना है। तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि इस वाले पार्ट से क्वेश्चन आपको मिले, टेस्ट से क्वेश्चन में। तो ग्रुप 15 पे जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने रिवाइज कर दिया। अब आपका काम ये है कि आप इनके क्वेश्चंस लगाओ। चलो वेल, आज की क्लास को हम यहीं पर कर रहे हैं पूरा, और बाकी अगली क्लास में करेंगे डिस्कस।